विषय के तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का अब आरंभ हो रहा है आप सभी का, और ये विषय है नीति शास्त्र। ये अपने आप में काफ़ी व्यापक सब्जेक्ट है और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अभी ये आईएएस के सिलेबस में चौथे पेपर पे है, यूपी पीसीएस के पेपर में फोर्थ में भी इसकी वही भूमिका है, यूके पीएससी में भी नीति शास्त्र का पेपर है, एमपीपीएससी और आरएएस के एग्ज़ाम पे भी नीति शास्त्र का पेपर है। यानी ये पेपर आपको सबसे ज़्यादा अंक दिलाने वाला पेपर है और ये हर एक छात्र को पढ़ना चाहिए, हर छात्र को समझना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे अपने आप में बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, डेप्थ वाला सब्जेक्ट है और इससे आपकी समझ बहुत विकसित होगी। शासन प्रशासन को लेकर के भी निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होगी और साथ ही आप सही और गलत दोनों को समझ पाएंगे। तो नीति शास्त्र विषय वस्तु अब मैं आरंभ करने जा रहा हूं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आज हम सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। सिलेबस को शुरू करने से पहले मैं देखिए आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन मैं इसके लिए सप्लीमेंट्री बुक आपको बता देता हूं कि साथ में क्या आपके पास सोर्स होना चाहिए। एक चीज दिमाग में बैठा के चलिए, मैं भी आपको जो पढ़ा रहा हूं एक स्रोत के तौर पे हूं और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि ये सब्जेक्ट बहुत कठिन जो लगता है आपको बहुत आसान लगे। एक एक चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। शुरुआत में हम आधारभूत क्लासेस रखेंगे, चीजों को समझाएंगे कि एक सोर्स के तौर पे ये क्लास है आपके लिए इस सब्जेक्ट को समझने के लिए और इस सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए। दूसरा स्रोत मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास के साथ केवल एक बुक आप लेकर के चलिएगा और ये बुक है क्रॉनिकल प्रकाशन की आपकी बुक आती है। ये एक बुक हिंदी मीडियम में ही है, बुक इंग्लिश में भी आती है। ये द लेक्सिकॉन करके नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा व अभिरुचि, ये जो आपका टाइटल है सिलेबस का, इसी टाइटल पे पूरी की पूरी बुक है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसान बना के पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के विषय पढ़ना है। ये कठिन सब्जेक्ट आपको बहुत आसान लगेगा। मैं कई बार इससे पहले इथिक्स पढ़ा चुका हूँ, कई बैच पढ़ा चुका हूँ। अब मैं नए सिरे से आपको नीति शास्त्र पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आपको बहुत आनंद आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ के और आपकी एक समझ बहुत डेप्थ में विकसित होगी। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम जो है नीति शास्त्र को लेकर के इसके टॉपिक सब टॉपिक देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या टॉपिक क्या सब टॉपिक पढ़ना है। यानी कि एक तरीके से सिलेबस को समझने की बात हो रही है यहां पे। आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के तौर पे है और बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है, विषय के तौर पे बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। ये मान लीजिए इथिक्स के नंबर भी अच्छे आते हैं यदि आप अच्छे से इसको लिख पाए। आंसर राइटिंग भी बहुत बढ़िया से करना सिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए जो टॉपिक सब टॉपिक हैं, इसको मैं टोटल कुल मिला के इस पूरे सब्जेक्ट को मैं 8 भागों में विभाजित करूंगा। 8 कहें 9 भागों में विभाजित करके इस पूरे सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट है आपका, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने पूरा डिवीजन किया है आपका। पहला है, अब इसी के अंदर सब टॉपिक रहेंगे, पहले मैं टॉपिक लिख रहा हूं आपको, ठीक है। नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, साथ साथ लिखते जाइएगा। पहला हमारा चैप्टर यहां से चालू होगा, तथा मानवीय सहसंबंध। अब देखिए यह जब हम इथिक्स पढ़ते हैं ना, तो इथिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप जो भी बात कर रहे हो उसके पीछे तर्क होना चाहिए, उसके पीछे उदाहरण होने चाहिए, उसके लिए एग्जाम्पल होने चाहिए। बिना एग्जाम्पल के आप इथिक्स की बात करना अपने आप में अस्पष्टता रहेगी। तो इसको हम बहुत स्पष्ट करते हुए चलेंगे। मैं अभी इसके सब टॉपिक आपको बताऊंगा, क्योंकि आमतौर पर सिलेबस का ठीक है, एग्जाम आयोग ने सिलेबस दिया है लेकिन उतनी ज्यादा स्पष्टता नहीं है, तो मैं सिलेबस को बहुत ब्रॉड लेवल पे आपको बताऊंगा। पहले एक बार टॉपिक समझ लेते हैं बस कि कितने टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक ये है, अब इसको हम डिटेल करेंगे इस टॉपिक में और क्या क्या टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत वो है अभिवृत्ति का, एटीट्यूड का। अभिवृत्ति का टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है आपका एटीट्यूड। तीसरा टॉपिक है सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता व मानवीय मूल्य। हम दोनों अलग अलग करके पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड और वैल्यूज, ये दोनों अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो तीसरा टॉपिक रहेगा आपका अभिक्षमता। अभिक्षमता को हम एप्टीट्यूड कहते हैं, अभिक्षमता, ठीक है। तीसरा टॉपिक आपका अभिक्षमता रहेगा। चौथा टॉपिक रहेगा मूल्य। मूल्य मैं अलग आपको पढ़ाऊंगा और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल चैप्टर है।
मूल्य, मानवीय मूल्यों का विकास कैसे किया जाता है, मूल्य क्या होते हैं, सिविल सर्विसेज के मूल्य क्या होते हैं, सोसाइटी, समाज, सबको लेकर समझेंगे। पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भावात्मक समझ। भावात्मक समझ, ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, भावात्मक समझ। छठवां नंबर टॉपिक जो आपका है ये हमारा रहेगा लोक प्रशासन में लोक नीति या सिविल सेवा के मूल्य, नीति शास्त्र। तो ये भी मैं यहां पर ही पढ़ा दूंगा, जो मूल्य वाला टॉपिक है इसी पे ये टॉपिक मैं ऐड करूंगा आपका कि लोक प्रशासन में सिविल सेवा के मूल्य क्या हैं और नीति शास्त्र क्या है। टॉपिक को मैं अलग से नहीं करा रहा हूं, इसी टॉपिक के साथ इसके साथ जोड़ दूंगा, इसी को एक्सप्लोर कर देंगे। अगला है शासन में ईमानदारी। शासन में ईमानदारी, ईमानदारी, और इसी के साथ अगला टॉपिक आपका जुड़ जाता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, करप्शन। भ्रष्टाचार को हम अलग से लेकर के चलेंगे पूरे के पूरे टॉपिक को, ठीक है। इसके लास्ट में एक टॉपिक जो मैं लेकर चलूंगा वो लेकर चलूंगा जो दार्शनिक हैं। दार्शनिक, दार्शनिक हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहले हैं भारतीय दार्शनिक और दूसरे हैं आपके विदेशी दार्शनिक। ये दोनों ही हमें पढ़ना है। और नवा टॉपिक जो आपका इसमें रहेगा वो रहेगा केस स्टडी। केस स्टडी, केस स्टडी करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। केस स्टडी के मैं कुछ सिद्धांत, इसको दो तरीके से पढ़ाएंगे। पहले मैं कुछ सिद्धांत और थ्योरी आपको दूंगा। वैसे सिद्धांत और थ्योरी आप यहां पर भी आप ऐड करते चलेंगे, मल्टीपल सिद्धांत और थ्योरी पे बात करेंगे और उस सिद्धांत और थ्योरी के आधार पर ही हम जो है केस स्टडी को सॉल्व करेंगे, केस स्टडी को हल करने का प्रयास करेंगे, हल करेंगे केस स्टडी को, ठीक है। तो कुछ आपके थ्योरी रहेंगे, उसके आधार पे ही हम इनको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक बार फिर से ध्यान से आप समझिएगा, ये तो मैंने आपको बड़ा बड़ा जो है आपसे स्पष्ट, अब इसको मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाता हूं। पहले वाले पॉइंट पे आते हैं, आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। पहला पॉइंट है नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, ठीक है। ये वाले टॉपिक से हमारे सिलेबस की शुरुआत होगी, लेकिन मैं इससे ना शुरू करके मैं शुरू करूंगा इन तीन शब्दों से। पहले मैं आपको नीति शास्त्र समझाऊंगा कि नीति शास्त्र क्या है, फिर मैं आपको सत्यनिष्ठा समझाऊंगा कि सत्यनिष्ठा क्या है, और फिर मैं आपको अभिरुचि समझाऊंगा। यहां पे मैं एक काम और करूंगा, मैं कुछ शब्दावलियां जो इथिक्स से जुड़ी हुई हैं उन शब्दावलियों को भी पढ़ाऊंगा। जो शुरुआत की हमारी आधारभूत क्लास होगी, सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होगी आधारभूत क्लास से। आधारभूत क्लास में हम इनको समझने का प्रयास करेंगे, जो टर्म्स हैं तीनों, ये टर्म्स हैं क्या, एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है। और आधारभूत क्लास में हम शब्दावली भी देखेंगे। शब्दावली बहुत बढ़िया से आपको, मतलब इथिक्स आपको शुरुआत के 5-6 लेक्चर में वो समझ आपकी विकसित होगी, वो फाउंडेशन आपकी क्रिएट करूंगा कि बाकी के इथिक्स आपको बहुत आसान लगे। तो शुरुआत के मतलब 5-6 लेक्चर आपके लिए बहुत प्रभावी रहने वाले हैं इथिक्स को समझने में, इसलिए कोई भी लेक्चर मिस मत करिएगा, सारे लेक्चर आप क्रम से करिएगा मेरे, ठीक है। अब देखो इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा विस्तार करता हूं, मैं आपको बताता जा रहा हूं कि ये टॉपिक के अंतर्गत टॉपिक सब टॉपिक क्या होंगे। पहला टॉपिक है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध या अंतः संबंध, ठीक है। दूसरा टॉपिक इसी के अंतर्गत रहेगा मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। दूसरा टॉपिक आपका ये रहेगा मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। क्या जो है नीति शास्त्र किस प्रकार से मानवीय क्रियाकलापों को तय करता है। इसके बाद मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के निर्धारक क्या हैं, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के क्या परिणाम निकलते हैं, नीति शास्त्र के क्या आयाम हैं, निजी और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और मानवीय मूल्यों में जो महान लीडर्स हैं उनसे क्या क्या हमें शिक्षा मिलती है, उनके क्या क्या लेसन्स हैं उसको भी समझेंगे। साथ ही जो महान सुधारक हैं, महान प्रशासक हैं, तो इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में जाकर के देखेंगे। मतलब ये मानवीय सहसंबंधों को सभी के साथ जोड़ेंगे कि नीति शास्त्र के साथ इसका जुड़ाव कैसे है, क्या निर्धारक तत्व हैं, क्या परिणाम है, क्या आयाम है, जीवन के साथ कैसे इनका जुड़ाव है, महापुरुषों के जीवन के साथ कैसे इसको हम जोड़ करके देखेंगे। तो एक डिटेल क्लास आपकी नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध में आपकी हमारी होगी। दूसरा टॉपिक जो आपका अभिवृत्ति होगा, शुरुआत में तो पहले आप समझेंगे कि क्या होता है अभिवृत्ति, एटीट्यूड क्या है, मनोवृत्ति क्या है, कैसे अभिवृत्ति की संरचना होती है, कैसे अभिवृत्ति के कार्य होते हैं, अभिवृत्ति
विचार के परिप्रेक्ष्य में अभिवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या संबंध होता है इसका, हमारे दैनिक जीवन में अभिवृत्ति को किस तरीके से हम बदल सकते हैं, राजनीतिक जीवन में, नैतिक जीवन में, प्रशासनिक जीवन में, हर तरफ अभिवृत्ति का क्या रोल होता है। इसके बाद सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे हम किसी को लेकर धारणा बना लेते हैं, है ना, कैसे हम किसी को अपनी बातों से सहमत करवा सकते हैं, सब कुछ अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। कैसे हम किसी की बातों से सहमत हो जाते हैं, ये सब कुछ इथिक्स के अंतर्गत है। देखो, मैं इस सब्जेक्ट को बस इतना कहना चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट आपको आपके जीवन को समझने में मदद करेगा, आपको आपके जीवन को आसान बनाने में एक रास्ता है, एक पाथ है। ये एक आपका ऐसा पाथ है जो पाथ आपके जीवन को आसान बनाने का कार्य करेगा, नीति शास्त्र। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है आपका अभिक्षमता। अभिक्षमता को हम अभिरुचि भी कहते हैं, एप्टीट्यूड, अभिरुचि। जीवन में जो भी काम आप करते हैं अभिरुचि के आधार पे ही करते हैं। तो पहले तो ये समझेंगे कि अभिरुचि है क्या, फिर अभिरुचि को समझने के बाद ये समझेंगे कि सिविल सेवा के लिए कैसी अभिरुचि होनी चाहिए, कैसा एप्टीट्यूड होना चाहिए आपका, समझ रहे हैं। सिविल सेवा के प्रति समर्पण भाव कैसे होना चाहिए आपका, कमजोर वर्गों के प्रति आपकी क्या भावना होनी चाहिए, कमजोर वर्गों के प्रति क्या सहिष्णुता होनी चाहिए, कमजोर वर्गों के प्रति क्या करुणा होनी चाहिए। और फिर आपका ये टॉपिक आता है मूल्य। मूल्य एक बहुत विस्तृत टॉपिक है आपका। मूल्य को हम पहले देखेंगे, आधारभूत मूल्य क्या होते हैं, वैश्विक मूल्य क्या होते हैं, सिविल सेवा के लिए मूल्य क्या होंगे, सत्यनिष्ठा क्या है, भेदभाव निष्पक्षता क्या है, गैर तरफदारी क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, नोलन कमेटी के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मूल्य विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है, मूल्य विकसित करने में समाज की क्या भूमिका होती है, मूल्य विकसित करने में शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। तो मूल्यों का विकास कैसे किया जाता है और यह कैसे हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक के तौर पर होते हैं, कैसे हमें ये समय समय पर पथ प्रदर्शन करते हैं और कैसे समय समय पर बदलते हैं या कैसे ये सार्वभौमिक रहते हैं, ठीक है, हमारे जीवन को किस तरीके से डायरेक्शंस देते हैं। तो मूल्य वाले टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे आप। इसके बाद आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इमोशनल मैनेजमेंट, भावात्मक समझ। हमारे जीवन में इसकी बहुत कमी होती है, हम अपनी भावनाओं को नहीं समझते हैं और ना ही उनको हम मैनेज कर पाते। इमोशनल इंटेलिजेंट की बात कर रहा हूं मैं, हम इमोशनली इंटेलिजेंस नहीं होते हैं। तो हम भावात्मक समझ को पहले समझेंगे, संवेगात्मक बुद्धि के आयाम कौन कौन से होते हैं, इसके डायमेंशन कौन से होते हैं, कैसे इसका प्रशासन और शासन में उपयोग किया जाता है इस बुद्धि का, और किस तरीके से निर्णय लेने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कैसे हमें इमोशनली निर्णय लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, इस चीज को यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। और अगला टॉपिक आपका शासन में ईमानदारी है। तो आपको पता है कि शासन में ईमानदारी, ये सिविल सेवा में आप जा रहे हैं वहां की पहली शर्त यही है कि आप ईमानदार रहें। यदि आप अपने जीवन में ईमानदार नहीं होंगे तो सिविल सेवा के लिए फिट नहीं है आप, ठीक है। तो पहले हम लोक सेवा के बारे में समझेंगे, इसी में सिविल सेवा के बारे में भी समझेंगे हम। सिविल सेवा क्या है, सिविल सेवा जिसकी तैयारी कर रहे हैं, और बड़ा मजा आएगा आपको क्योंकि आप शासन व्यवस्था भी पढ़ोगे मेरे साथ। शासन व्यवस्था जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी मैं आपको सिविल सेवा के बारे में बताऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा जो चीजें संभवतः आपको नहीं पता। व्यवहारिक पक्ष, जो एक्चुअल में देश को शासन प्रशासन, अभी क्या होता है पॉलिटी में आप सैद्धांतिक पक्ष ज्यादा पढ़ते हैं, यहाँ पे व्यवहारिक पक्ष आप पढ़ेंगे, चाहे वो शासन गवर्नेंस की क्लास में हो चाहे वो इथिक्स की क्लास में हो, दोनों का सामंजस्य करके आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का कैसे सुदृढ़ीकरण होता है, कैसे जो है शासन व्यवस्था में ईमानदारी की जरूरत पड़ती है, कैसे लोक प्रशासन जो आपका है शासन व्यवस्था में लोक सेवा की अवधारणा क्या है, ईमानदारी को लेकर दार्शनिक आधार क्या है, सरकार का सूचना का आदान प्रदान कैसे होता है, ट्रांसपेरेंसी कैसे तय की जाती है, और इसी में आपका सूचना का अधिकार सम्मिलित हो जाता है। सूचना का अधिकार, कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, है ना, वर्क कल्चर कैसे स्टैब्लिशमेंट होता है, कार्य संस्कृति कैसे बनती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी क्या है आपका, जो है पब्लिक फंड क्या होता है, करप्शन को लेकर क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी चीजें आपकी इसी के अंतर्गत आती हैं, शासन में ईमानदारी, सिविल सेवा को लेकर के। फिर अगला टॉपिक आपका भ्रष्टाचार आता है, करप्शन। करप्शन में करप्शन क्या है, करप्शन के क्या प्रकार हैं, करप्शन का क्या कारण है, करप्शन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, करप्शन को समाप्त करने के क्या क्या समाधान हो सकते हैं, इसकी क्या भूमिका है, करप्शन को लेकर इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया जा रहा है, करप्शन के क्या पैरामीटर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या करता है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। तो भ्रष्टाचार के भी सभी आयामों को हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखवा नहीं रहा हूँ,
ये सारी चीज लिखवाऊंगा अभी केवल समझिए। अभी ये क्लास आपकी अब आधारभूत क्लास है, टॉपिक सब टॉपिक को मैं बस यहाँ पे समझा रहा हूँ कि किस तरीके से लेकर इस क्लास को चलेंगे, डायरेक्शन करेंगे, ठीक है। और फिर आपको लिखना ही है आगे चल के, तो ये टॉपिक आप डिटेल से पढ़ेंगे ही, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा आपका दार्शनिक का। दार्शनिक दोनों पढ़ने हैं, भारतीय दार्शनिक भी पढ़ने हैं और हमें जो है कुछ दार्शनिक ऐसे पढ़ने हैं जो कि भारत के बाहर के हैं। तो अब भारत के नैतिक विचारकों की बात करें तो महात्मा गांधी है ना, सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मदन मोहन मालवीय, ये जितने भी थिंकर्स हैं इन सभी को हमें डेप्थ में पढ़ना है, इनके विचारों को पढ़ना है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सब शासन प्रशासन में इनका योगदान है, इनके विचारों का, इनके थॉट प्रोसेस का। भगवत गीता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो थिंकर्स की एक लिस्ट हम बनाएंगे, पूरे थिंकर्स को देखेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे। वैसे ही विदेशी थिंकर्स हैं आपके, है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में पढ़ेंगे, कांट महोदय के बारे में पढ़ेंगे, हॉब्स के बारे में, लॉक के बारे में, रूसो के बारे में, है ना। जितने भी विदेशी थिंकर हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे लेंगे। हम समकालीन परिदृश्य में भी लेंगे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम भी हम पढ़ेंगे अब, है ना। तो जहां जहां से क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है या फिर जो थिंकर्स मुझे लगेंगे, मैं वहां से आपको पढ़ाऊंगा। फिर इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, वो आता है केस स्टडी का। इसका बहुत बड़ा योगदान है केस स्टडी। इसको हल करने के मैं 5 तरीके बताऊंगा, केवल 5 तरीके के केस पूछे जाते हैं और इसके अलावा छठवां कोई भी केस नहीं पूछा जाता। बस उनको एक एक केस आपको हल करा दूंगा, आप उसको फिर प्रैक्टिस में करना। अभी देखिए, केस स्टडी मतलब जितना कुछ भी आपने पढ़ा इसी से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल्स देखते हुए चलेंगे, और एग्जाम्पल के साथ साथ जब इनके केसेस देखेंगे, है ना, ये केस स्टडी आपको लिखने के लिए आते हैं, तो इसमें मैं आपको केस लिखवाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, ठीक है। और केस स्टडी के प्रश्न जो है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, जैसे प्रशासनिक समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, नैतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, वैज्ञानिक समस्याएं। वहां पे आपको एक स्टैंड लेना होता है, आपको द्वंद्व में डाला जाएगा, दुविधा में डाला जाएगा, कैसे आपको निर्णय लेना है, उसके लिए मैं सिद्धांत बताऊंगा आपको, सिद्धांत बताऊंगा। वो सिद्धांत के आधार पर ही केस सॉल्व होगा, है ना, कि आपकी जहां पर आपको जैसे कोई ऐसी दुविधा पड़ेगी, उस दुविधा को सॉल्व करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे, तब जाकर के आपको ऑटोमेटिक से आपका केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो केस को लेकर के आपकी निर्णय प्रक्रिया पता चलती है, कैसे आप डिसीजन लेने वाले हैं, क्या आपका व्यवहार और कार्यप्रणाली होने वाली है, नवीन उभरते मुद्दे क्या क्या हैं, वो भी सब आपके केस के अंतर्गत होते हैं, और नैतिक चिंताओं और दुविधाओं को किस तरीके से आप हल करते हैं। तो ये टोटल 9 पिलर हैं पूरे इथिक्स के। 9 पिलर में हम इथिक्स को पढ़ेंगे। इसके लिए सोर्स के तौर पे ये बुक रखिएगा। कुछ बच्चे मुझसे ये भी कह रहे थे, किसके पास है ये किताब, क्रॉनिकल की लेक्सिकॉन की। देखो, इस किताब में भी चीज़ें संपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कोशिश रहेगी कि जो है आप लोग जो भी मैं पढ़ाऊँ साथ साथ यहाँ पे भी देखते हुए चलिएगा, ठीक है। आप लोग साथ में दूसरी एक किताब ये आती है, जीके पब्लिकेशन की है, जी सुब्बा राव की किताब। तो एक ही किताब पढ़ना है, ठीक है। यदि आपके पास ये है तो एग्जाम्पल वगैरह देख सकते हैं, या दार्शनिक वगैरह देखना है तो आप रख सकते हैं। 2 सोर्स भी आपको लेना हो तो 2 सोर्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा अलग अलग मिल जाते हैं, उदाहरण वगैरह। बाकी मैं क्लास में तो सारी चीज़ें लूँगा ही, एग्जाम्पल भी लूँगा, आपको डिस्कस भी करूँगा, और ये सोर्स से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे खुद के नोट्स हैं, जिन नोट्स को मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है, मल्टीपल बुक से बनाया है, बहुत सारे। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं AI का भी यूज कर रहा हूँ, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। चीज़ें बहुत आसान भाषा में, बहुत सीक्वेंस वाइज आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के तौर पे नीति शास्त्र का आरंभ हम करने जा रहे हैं, और नीति शास्त्र में आपको आनंद आएगा। ये सब्जेक्ट आपको सुभाष कामत जी करें। लेक्सिकॉन में तो आपको बहुत सारी चीज़ नहीं भी मिलेंगी, इतना भी मैं गारंटी देता हूं। और जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इथिक्स को क्या किया गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। जो सब्जेक्ट बहुत आसान हो सकता था, उस सब्जेक्ट को बहुत कठिन कर दिया गया। तो उस कठिनाई से मैं आपको बचाने का प्रयास रहेगा मेरा। मैं आपको इतना आसान बना के पढ़ाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा यार इतना भी आसान हो सकता है क्या कोई सब्जेक्ट। तो ये बात तय मान के चलिएगा। तो अब शुभारंभ हो रहा है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का।
आगे हम अगली क्लास हमारी आधारभूत क्लास होगी, ठीक है। आधारभूत क्लास चलेगी आपकी लगभग 1 सप्ताह तक, 1 वीक तक, जिसमें हम टर्म्स को समझेंगे, एक एक टर्म्स को समझेंगे, शब्दावलियों को समझेंगे, ताकि शुरुआत में ही आपका एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाए। आगे चल के जब मैं इथिक्स को डीपली पढ़ाना चालू करूं तो वहां पे मुझे बताना ना पड़े कि इसका मतलब ये है। पहले ही मैं मूल्य के मतलब बता दूंगा आपको, पहले ही मैं आपको सत्यनिष्ठा बता दूंगा, पहले ही नीति शास्त्र बता दूंगा, पहले ही अभिरुचि बता दूंगा, पहले ही आपको नैतिक द्वंद्व बता दूंगा, पहले ही आपको अंतरात्मा की आवाज बता दूंगा। ये सब पहले शुरुआत की आधारभूत क्लासेस में लगभग हम 100 शब्दावलियों पर काम करेंगे, जिससे आपकी समझ अच्छी हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में किस तरीके से। तो वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं शुरुआत में फाउंडेशन तैयार करके ही फिर आगे सब्जेक्ट को पढ़ाना चालू करता हूं, ठीक है। तो मेरा तरीका ये रहेगा। हाँ, इसमें एक काम और करेंगे हम साथ में, देखिए टॉपिक वाइज टॉपिक तो हम पढ़ना ही है, साथ में मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, ये किताब ले लीजिए जो मैंने किताब बताई है, साथ में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखता हुआ चलूंगा। PYQ आप भी देखते हुए चलिएगा, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए चलिएगा, साथ में उसकी आंसर राइटिंग करते हुए चलिएगा। जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होगा मैं उसका एक क्वेश्चन दूंगा और आप उसकी आंसर राइटिंग भी करेंगे। तो साथ में हम साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग करते हुए चलें तो ज्यादा फायदा है। एग्जाम्पल्स मैं चाहता हूं कि कुछ आप भी ढूंढ के लाइएगा, मैं भी कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा और कुछ नए एग्जाम्पल सोचने का प्रयास करिएगा। देखो अभी से यदि सोचने की प्रैक्टिस डालोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सोचने की प्रैक्टिस डालना है, सोचना है चीजों को, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जब आप चीजों को सोचते हो तो उसका प्रभाव फिर मस्तिष्क में पड़ता है। और इथिक्स जो विषय है ना, इसमें जितना अच्छा आपका थिंकिंग प्रोसेस होगा, जितना ज्यादा आपकी चिंतन शक्ति अच्छी होगी, जब भी कुछ भी, जैसे अब मान लीजिए मैं एक शब्द दे रहा हूं करुणा, अब करुणा के बारे में मैं आपको कहूं कि सोचिए कि करुणा क्या होती है, आपको इसको सोचना पड़ेगा, इसको फिर परिभाषित भी करना है आपको। करुणा क्या है, सहानुभूति क्या है, तदानुभूति क्या है ना, प्रेम किसे कहते हैं, ईर्ष्या किसे कहते हैं, द्वेष का मतलब क्या होता है, ये सब आपके अंदर की भाव हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन कभी आपने इनको सोचा नहीं, कभी आपको लेकर चिंतन नहीं किया। तो इथिक्स को लेकर जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्लास के बाद आप आधे घंटे 30 मिनट का टाइम जो रखिएगा ना, इस विषय को चिंतन करने के लिए रखिएगा। कोशिश करिएगा कि आपके अंदर से चीजें निकलें, उससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। चिंतन करिएगा, अपने पक्षों को सोचने का, अपने आपके दिमाग में सब कुछ है, बस कभी आपने सोचा नहीं, उस तरीके से नहीं सोचा। तो ये विषय जो है PYQ के साथ हम आंसर राइटिंग करते हुए चलेंगे। सोर्स के तौर पे किताबें मैंने आपको दोनों बता दी हैं, एक किताब मंगवाएंगे तो भी फायदा है, दोनों मंगवा लेंगे तो भी फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों किताब, ये सुब्बा राव जी की GK पब्लिकेशन की आती है, ये क्रॉनिकल की बुक है आपकी द लेक्सिकॉन, ठीक है। इसके अलावा और कुछ परेशान मत होना। स्पष्ट है इथिक्स को लेकर के। अब अगली क्लास आधारभूत क्लास आपकी होगी, आधारभूत क्लास में हम जो है सेशन का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। चलिए।